जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। और हिंदी व्याकरण में हम पाठ 2 यानी वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम आपको पढ़ाने से पहले बता दें कि हम अपने वर्ण विचार के पहले पार्ट में वर्ण के भेद, स्वर व्यंजन की परिभाषा, मात्रा, अयोग व अनुस्वार तथा अनुनासिक और व्यंजन के बारे में बता चुके हैं। आज इस पाठ में हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान यानी वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अर्थात मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान तालिका है। मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। यानी मुख के अंदर जो है 5 विभाग होते हैं जिनको हम स्थान कहते हैं। इन 5 विभाग में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर का उत्पन्न होता है। ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। और स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जा सकता है। तो उच्चारण स्थान तालिका यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, जिसमें पहला है कंठ स्थान। तो कंठ में जो है छोटा है और बड़ा स्वर आता है। का वर्ग का व्यंजन आता है। यानी का वर्ग में व्यंजन में का, खा, गा, घा, अंग आता है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे हम कंठ वर्ग कहते हैं। जिस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है उसे हम तालु कहते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया। जिस व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुड़ जाती है उसे हम मूर्धा कहते हैं। छोटी री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा एन सा। दंतस्थ जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में दांतों का लेते हैं हम सहारा उन्हें हम दंत कहते हैं। जैसे री, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ओठ की सहायता ली जाती है उसे हम ओष्ठ कहते हैं। यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, भा, भा, मा। नासिका यानी नाक से जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक से होता है उन्हें हम नासिका कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अंगा, इया, रा, ना, मा ये आपका नासिका में भी आता है। कंठ तालु जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ और तालु दोनों का स्पर्श होता है उसे हम कंठ तालु कहते हैं। जैसे ए, ऐ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ और ओठ दोनों का सहारा लिया जाता है उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। जैसे ओ और औ। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और ओठों का सहारा लिया जाता है उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे वा। आइए अब हम देखते हैं उच्चारण व प्रयत्न के आधार पर हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण। यानी हिंदी की ध्वनियों का उनके उच्चारण व प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रयत्न की दृष्टि से जो है व्यंजनों को हम 8 भागों में बांटे हैं। पहला है स्पर्श। स्पर्श को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर में कहीं ना कहीं हवा को रोका जाता है और हवा बिना किसी घर्षण के मुंह से निकलती है। ठीक है। फा, पा, फा, बा, भा, या, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा, का, खा, गा, घा आदि के उच्चारण में हवा रुकती है, अतः इन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें स्टॉप या एक्सप्लोसिव ध्वनियाँ तथा हिंदी में स्फोट ध्वनियाँ भी कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से आकर किसी अन्य अवयव का स्पर्श करती है और फिर अकस्मात बाहर निकल आती है उन्हें हम स्पर्शी ध्वनियाँ कहते हैं। सेकेंड है स्पर्श संघर्ष। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तालु के स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण भी करती हुई आए तो ऐसी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे चा, छा, जा, झा। ठीक है। यानी जिनके उच्चारण में स्पर्श का समय
कुछ और अधिक उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्ष हो जाता है। उन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण पूर्वक निकलती है वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे फा, जा, शा। ठीक है, अब आगे देखते हैं लुंठित। लुंठित व्यंजन को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, यानी जिस व्यंजनों के उच्चारण में जीवा नोक में लुंठन या आलोड़न क्रिया होती है उन्हें हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। यानी जिस व्यंजन के उच्चारण वायु जीवा को 2-3 बार कपाती हुई निकले तो वह प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। रा आपका प्रकंपित या लुंठित वर्ग में आ जाता है। पार्श्विक व्यंजन हिंदी की ला ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है, किंतु जिह्वा नोक के दोनों तरफ से हवा के बाहर निकलने का रास्ता है। दोनों तरफ पार्श्वों से हवा निकलने के कारण इन ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनियाँ कहा जाता है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता हुआ और वायु बगल से निकल जाती है तो वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उच्छिप्त व्यंजन उच्छिप्त ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जीवा नोक जिह्वाग्र को मोड़कर मूर्धा की ओर ले जाती है और फिर झटके के साथ जीभ के नीचे फेंका जाता है। हिंदी की डा और ढा आदि ध्वनियाँ उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, यानी जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उच्छिप्त व्यंजन कहलाता है। नासिक्य इन व्यंजनों के उच्चारण में कोमल तालु नीचे झुक जाती है। इस कारण श्वास वायु मुख के साथ साथ नासाग्र से बाहर निकलती है, इसीलिए व्यंजनों में अनुनासिकता आ जाती है। हिंदी में नासिक के व्यंजन इस प्रकार है मा, म, ना, न, ड़ा, अंगा, यानी जिनके उच्चारण में वायु का मुख्य अंश नाक से निकलता है उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब है घोषत्व की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ, जिसे हम स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कहते हैं। ये दो होते हैं, अघोष व्यंजन एंड सघोष व्यंजन। यानी जिन अघोष व्यंजन है जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई नहीं निकलती है, अघोष कहलाती है, जैसे खा, खा, चा, छा आदि। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा, बड़ा सा, सटकड़ा सा, छोटा सा अघोष व्यंजन कहलाता है। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पे हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा, हा सघोष व्यंजन कहलाता है। आगे वायु की शक्ति के आधार पर हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण, इसे हम प्राण तत्व या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी कहते हैं। तो ये दो होते हैं, एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। इन स्वरों के अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन होता है। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक प्राण अर्थात वायु अधिक शक्ति से बाहर निकलते हुए महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा बड़ा सा, सटकड़ा सा, छोटा सा हा महाप्राण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है बलाघात। अब बलाघात क्या होता है, ठीक है, तो बलाघात ध्वनि के उच्चारण में प्रयुक्त बल की मात्रा को हम बलाघात कहते हैं। यानी बलाघात युक्त ध्वनि के उच्चारण के लिए अधिक प्राण शक्ति अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली वायु का
उपयोग करना पड़ता है। बलाघात की एकाधिक सापेक्षिक मात्राएं भी मिलती हैं, यानी बोलते समय किसी अक्षर या शब्द के उच्चारण पे जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं, या फिर उच्चारण करते समय किसी अक्षर या शब्द पर बल देना बलाघात कहलाता है। बलाघात दो दिखते हैं, एक पूर्ण बलाघात, एक दुर्बल बलाघात। तो लगभग सभी भाषाओं में वाक्य बलाघात का प्रयोग होता है। साधारणतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण बलाघात युक्त होते हैं और अव्यय तथा परसर्ग बलाघात वहन नहीं करते, यानी अंग्रेजी में शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात दोनों मिलते हैं। हिंदी में बलाघात का महत्व शब्द की दृष्टि से नहीं अपितु वाक्य की दृष्टि से अधिक होता है। यथा यह मोहन नहीं राम है, यहाँ विरोध के लिए राम पर बल दिया जा रहा है। हिंदी में बल परिवर्तन से शब्द का अर्थ तो नहीं बदलता पर उच्चारण की स्वाभाविकता प्रभावित हो जाती है। बच्चों, बलाघात जो होते हैं हमें दो प्रकार के देखने को भी मिलते हैं, एक शब्द बलाघात, एक वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे गिरा में रा पर बल दिया जा रहा है। और वाक्य बलाघात जब किसी वाक्य में विशेष शब्द के उच्चारण पर जोर दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे उसने सीता को गुड़िया दी, तो यहाँ पे सीता को दी, ठीक है, तो यहाँ केवल गुड़िया है जो नहीं है, ठीक। तो उपयुक्त शब्द पर जोर देने से हमें वाक्य का अर्थ बदला गया दिखाई देता है। बच्चों, हिंदी में जो है पहले ही हम बताएं कि वाक्य बलाघात पे ज़्यादा ही देखने को हमें मिलता है, शब्द बलाघात नहीं देखने को मिलता है जल्दी। नेक्स्ट है अनुतान। स्वर यंत्र में उत्पन्न घोष के आरोह अवरोह के क्रम को अनुतान कहते हैं। अन्य शब्दों में स्वर तंत्रियों के कंपन से उत्पन्न होने वाले सुर का उतार चढ़ाव ही अनुतान है। साधारणतः मानव की स्वर तंत्रियाँ 42 आवृत्ति प्रति सेकंड की न्यूनतम सीमा से लेकर 24,000 की अधिकतम सीमा के मध्य कंपित होती है। 2400 कंपन की मात्रा व्यक्ति की आयु व लिंग पर निर्भर करती है। सुर तंत्रियाँ जितनी पतली व लचीली होंगी कंपन उतना ही अधिक होगा तथा मोटी व लंबी सुर तंत्रियों के कंपन की मात्रा कम होगी। यह कंपन यदि वाक्य के स्तर पर घटता बढ़ता है तो उसे अनुतान कहा जाता है और जब शब्द के स्तर पर घटित होता है तो उसे तान कहा जाता है। अनुतान की दृष्टि से संपूर्ण वाक्य को ही एक इकाई के रूप में लिया जाता है। पृथक पृथक ध्वनियों को नहीं, सुर के अनेक स्तर हो सकते हैं परंतु अधिकांश भाषाओं में इसके 3 स्तर माने जाते हैं, उच्च, मध्य, निम्न। अगर हम साधारण रूप में कहें तो भाषा के बोलने में जो अवरोह और आरोह होता है यानी उतार चढ़ाव होता है वही अनुतान कहलाता है। उदाहरण के लिए हिंदी में निम्नलिखित वाक्य अलग अलग सुर व स्तरों में बोलने पर अलग अलग अर्थ देता है। जैसे वह आ रहा है सामान्य कथन है, वह आ रहा है प्रश्न, वह आ रहा है आश्चर्य। बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।